सबसे पहले तो मुझे ज़िंदा बचा लेने के लिए शुक्रिया। आपके जो ऑक्सीजन लेवल था इतना कम था, आपका हालत बहुत ख़राब था, हार्ट की भी हालत ख़राब थी, फेफड़े आपके बहुत कम ऑक्सीजन दे रहे थे। कुछ डॉक्टर हमारी टीम के डिसअपॉइंटेड थे कि पता नहीं ये निकल पाएंगे कि नहीं आईसीयू से, क्राइसिस से। कोरोनिल को लेके काफ़ी सारे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये एक अनसाइंटिफिक बात है। बाबाओं को तो ये पता समझ में आती नहीं है बातें कि लोग मर रहे हैं। साइंस का सम्मान करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19। महामारी के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं तो सरकारी अस्पतालों से थीं। सबसे ज़्यादा सवाल उठे वो भी सरकारी अस्पतालों पर उठे, और सबसे ज़्यादा अगर चुनौती थी तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के सामने थी। आप जानते हैं कि मैं खुद दिल्ली के LNJP अस्पताल में लगभग 23 दिन तक दाखिल था, और डॉक्टर खुद कहते हैं कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी जब उन्होंने मेरी हालत देखी थी। आज मैं LNJP अस्पताल के स्वास्थ्य निदेशक और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर सुरेश कुमार के साथ मौजूद हूँ। इतना बड़ा अस्पताल, मेरे ख्याल से ये दिल्ली का सबसे बड़ा सेंटर था अगर हम कहें कोविड का, जहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट एक साथ। पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर, हाँ, द बिगेस्ट सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसमें कि 2000 बेड का कैपेसिटी था लास्ट ईयर, और इस बार 2200 का कैपेसिटी है। प्लस हमारे पास ये रकाबगंज जो गुरुद्वारा है वो भी हमारे से अटैच्ड है, और सहनाई बैंकट है ये भी हमारे से अटैच्ड है। तो काफ़ी बड़ी फैसिलिटी जो है, न केवल दिल्ली की बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है, जो इन्होंने सेवा करी है, जो डॉक्टरों ने यहाँ पे मेहनत की है। ये तो मैंने खुद देखा है, और ये अस्पताल दिल्ली सरकार का अस्पताल है। तो चूँकि मैं यहाँ दाखिल रहा हूँ तो मेरा अपना तजुर्बा भी है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इस अस्पताल के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ज़िंदा बचा लेने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा कि उम्मीद छोड़ दी थी, खुद आपने भी। नहीं, मैं तो सारे डॉक्टरों की टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की, और आपके जो ऑक्सीजन लेवल था इतना कम था कि एक दिन ऐसा लग रहा था कि जब आपका बहुत डिप हो रहा था, 70 से 60 से नीचे जा रहा था ऑक्सीजन, और हम पूरा 40 लीटर ऑक्सीजन आपको दे रहे थे 1 मिनट में, और बाईपैप दिया और फिर वेंटिलेटर पे डालने की बात थी। तो उस टाइम कुछ डॉक्टर हमारी टीम के डिसअपॉइंटेड थे कि पता नहीं ये निकल पाएंगे कि नहीं आईसीयू से, क्राइसिस से, क्योंकि आप एक तरफ रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ आप बढ़ रहे थे। पर हमने कहा नहीं, इनको हमें पूरा सपोर्ट करना है, और ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, यू हैव टू टेक केयर वट एवर कैपेसिटी वी हैड एट दैट टाइम। हमने पूरी जोर लगा दिया था, पूरा मेहनत की थी, और सारे डॉक्टर 24 घंटे आपका निगरानी रख रहे थे। और जब आपको प्लाज्मा की ज़रूरत थी, रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, आईसीयू की ज़रूरत थी, तो सही टाइम पे आपको सब अच्छा जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो आपको मिला। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं देखता हूँ कि जब मैं आपसे मिलने गया था, जब आपका हालत बहुत ख़राब था, हार्ट की भी हालत ख़राब थी, फेफड़े आपके बहुत कम ऑक्सीजन दे रहे थे, और आपकी जो सेंसोरियम है, मतलब आप एक तरह से ये हालत थी कि आप ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। और मुझे बड़ी संतुष्टि है, खुशी है कि आप लोकनायक से ठीक होके गए, और आपके जैसे कई हज़ार लोग। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पर आ रहा था डॉक्टर साहब। एक तो ये कि अगर मैं कहूँ कि मुझे बचा लेने के लिए शुक्रिया तो बड़ी छोटी बात हो जाएगी। ये बहुत मतलब मैं अभिभूत हूँ, और अभिभूत होने से ज़्यादा मेरा रोम रोम कृतज्ञ है यहाँ के डॉक्टरों को लेकर, यहाँ के पैरामेडिक स्टाफ को लेकर, यहाँ के बाकी कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी जो हैं, और भी जो स्टाफ है। मेरा जो सवाल है यहाँ से आगे का वो ये है कि जो मोटिवेशन लेवल मैंने देखा है डॉक्टरों का, कई पेशेंट ऐसे थे जिसको मेरे जैसा लेमैन भी समझ रहा था कि ये पेशेंट बचेगा नहीं, जो कि मेरे साथ आईसीयू में थे या मेरे साथ वार्ड में थे। लेकिन मैंने देखा कि डॉक्टरों ने अंतिम समय तक
एकदम ताकत लगाए रखी, और उन्होंने ये सोचकर ट्रीटमेंट नहीं किया कि ये पेशेंट बचने वाले हैं, उनको हमेशा ही लगा कि हमको इनको बचाना है। ये मोटिवेशन लेवल कैसे पैदा किया और हर स्टाफ के अंदर? देखिए, हमारा जब लास्ट ईयर कोविड जब शुरू हुआ था तो हम रोज़ ट्रेनिंग करते थे। रोज़ 10 से 11 1 घंटे का ट्रेनिंग हम डॉक्टरों को देते थे, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को, सफाई कर्मचारियों, क्योंकि ये नई बीमारी थी, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। जो भी गाइडलाइंस थी WHO की, ICMR की, और हम सारी जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठा करके हमने उनको अब सारा बताया है कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट ईयर लोगों के, डॉक्टरों के दिमाग में बहुत डर था कि कोरोना पेशेंट के नज़दीक जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, उनका परिवार संक्रमित हो जाएगा। तो वो सारी हमने जो ट्रेनिंग के दौरान सारा जो प्रोटोकॉल बनाया कि इसमें यदि हम पीपी किट में जाते हैं, यदि हम पूरी सावधानी बरतें हैं तो कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। दिक्कत ये होती थी कि काफ़ी सारे, क्योंकि गर्मी के टाइम होता है और पीपी किट पहन के 8 घंटा 10 घंटा काम करना बड़ा टेढ़ी खीर होता है, बहुत मुश्किल होता है। चूँकि मैं यहाँ 23 दिन रह कर गया हूँ, तो मैं यहाँ के खाने का जिक्र अलग से करना चाहता हूँ। मैं जो सुबह जगता था तो 7 साढ़े 7 बजे चाय आती थी, और चाय के साथ बिस्किट का एक पैकेट आता था जिसमें 7 बिस्किट होते थे, और वो सारे पेशेंट्स के लिए था, मेरे लिए कोई अलग से नहीं था, सबको मिलता था, मुझे भी मिलता था। उसके बाद 8 बजे नाश्ता मिलता था, चूँकि मैं डायबिटिक था तो 3 ब्रेड, उसके साथ एक बटर का पैकेट, उसके साथ काढ़ा, उसके साथ हल्दी वाला दूध, उसके साथ मौसम्मी, जो लोग ले सकते हैं उनके लिए केला, और मौसम्मी और केला अगर आप और लेना चाहते हैं तो और मिल सकता था। खाने में फिर चपाती, दाल, सब्ज़ी, रोटी, सैलड और दही। फिर शाम को चाय, चाय के साथ मखाने का एक पैकेट बड़ा सा जिसमें 50 ग्राम मखाना होता था, उसके साथ बिस्किट, फिर केला या मौसम्मी आप जो भी लेना चाहें, और फिर रात को डिनर। डॉक्टर साहब, ये तो मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब खाया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लोग कहते थे कि ऐसा है, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था, ऐसी साफ सुथरी व्यवस्था, ये पूरी अवधारणा मेरे लिए भी एकदम से नई थी। कैसे किया आपने? जी हाँ, हमने जो खाने का वो था बजट, वो 3 गुना बढ़ा दिया कि भाई हमें मरीज को क्योंकि कोविड का डाइट बहुत बड़ा हिस्सा है। डाइट बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पिछली बार मेडिसिन तो थी नहीं, ना कोई इसका दवाई थी। हमने कहा कि मरीज को यदि खाना और पानी और जूस यदि हम टाइम से दें और उनको ऐसा फील हो कि घर का जैसा रहें वो, बिल्कुल, यदि हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो ठीक होने का दर है और जो सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा, ऐसा मेरा सोचना था। तो मैंने जैसे ही लास्ट ईयर टेक ओवर किया तो मैंने सबसे पहले ये किया। दूसरा, मैंने सफाई के लिए सुलभ जो कर्मचारी हैं उनको हायर किया कि सफाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं गवाही दे सकता हूँ कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वार्ड 4 बार साफ होंगे, इन्फेक्शन जो कंट्रोल है उसका पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। चादर और तकिए और सारा जो लिनन है उसके ऊपर हमने अलग से ध्यान दिया। इसमें बजट बढ़ाना पड़ा, सरकार को कहना पड़ा। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमने कहा था कि कोरोना के ट्रीटमेंट में जितना भी पैसा आपको चाहिए कोई कमी नहीं रहने दें। उनका सपोर्ट था तभी हम ये कर पाए कि उन्होंने जो भी हमने मांगा, चाहे मशीन हो, चाहे ICU बेड्स हों, या हमारे पास बाईपैप हों, या हमारे पास जो लेटेस्ट मशीनें हैं, वो सब हमारे को दिल्ली सरकार ने मुहैया कराया, उपलब्ध कराया, और बजट का कोई भी हमारे पास ऐसा लिमिटेशन नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस से जुड़ा एक ज़रूरी सवाल, आपने इतना शानदार बंदोबस्त किया, मैं कह सकता हूं कि मैंने इसकी हर सुख सुविधा, हर इलाज, हर चौकसी, डॉक्टरों की निगरानी, सब कुछ देखी है। बगल में हम नोएडा चले जाएं, गाज़ियाबाद चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, वहाँ के इलाहाबाद चले जाएं, बनारस चले जाएं, कानपुर, लखनऊ तक चले जाएं, बहुत ही बुरा इंतज़ाम था अस्पतालों का। क्या लगता है जिस तरीके का इंतज़ाम आपने किया है वैसा इंतज़ाम इन सारे अस्पतालों में, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में, किया जा सकता है? ये पॉसिबल है? देखिए, आपने सारा देखा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, क्योंकि जो हेल्थ के ऊपर जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो अभी भी यदि हम तुलना करें यूरोप के, अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम है, पीनट्स है। हाँ, तो अभी जो है हेल्थ, अब क्योंकि कोरोना से काफ़ी सारी जो कमियां हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो सभी स्टेट्स को, सभी राज्य सरकारों को अभी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा
फोकस करना पड़ेगा। और आपने खुद देखा है कि जो दिल्ली की जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो देश में काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है, जो जीडीपी का परसेंटेज का जो हेल्थ का खर्चा दिल्ली में है वो काफ़ी अच्छा है। हेल्थ और एजुकेशन दिल्ली में बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सारा जो दिल्ली का मॉडल है वो सक्सेसफुल रहा है। आपको किसी पेशेंट ने कहा या डॉक्टर ने कहा किसी ने, या खुद आपको लगा किसी ने कहा कि हम कोरोनिल भी हमने खाया है, या किसी ने कहा हो कि हमको कोरोनिल दे दो? देखिए, कोरोनिल पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोरोनिल तो एक ऐसी दवाई है जिसके बारे में हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है, ना हमने रिकमेंड किया है ना हमने दिया है। और कोरोनिल को लेके काफ़ी सारे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोरोनिल लेने से कोरोना ठीक हो जाएगा। ये सही नहीं है। कोई भी ये क्लेम करे कि ये दवाई से 100% 100% ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो एक गलत बात है। मतलब ये एक अनसाइंटिफिक बात है। कोरोनिल के बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये इज़ एज गुड एज प्लेसिबो। कुछ ऐसे बयान आए हैं जिससे लगता है कि एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच झगड़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों ने बहुत ह्यूमिलिएटेड महसूस किया है, वो हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं। खुद अगर हम कहें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कोर्ट गया है और उसके बाद कोर्ट को तलब करना पड़ा है लोगों को। आपको क्या लगता है कि इसका आगे कहाँ जाएगा? ये गलत है, ये सही है, या इसको दरकिनार कर देना चाहिए? बहुत गलत है। जो बाबा ने बयान दिया वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और उनका ये जो सोच है एलोपैथी डॉक्टरों के प्रति वो गलत है, क्योंकि एलोपैथी के ही हज़ारों डॉक्टर अपनी जान पे खेल गए। उन्होंने देश सेवा करते करते वो बेचारे डेथ हो गई। हमारे यहाँ पर ही 8 लोगों की डेथ हुई है डॉक्टरों की, 3 नर्सिस का डेथ हुआ है लोकनायक में। वो अपनी ड्यूटी के दौरान हाईएस्ट लेवल का सेक्रीफाइस किया है। तो बाबाओं को तो ये पता समझ में आती नहीं है बातें कि लोग मर रहे हैं, जो डॉक्टरों की फैमिलीज कितना सफ़र कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये कंपेयर नहीं करने आए कि एलोपैथी सुपीरियर है या आयुर्वेदिक सुपीरियर है। हम ये दोनों पैरेलल चलते रहे हैं सिस्टम्स, हजारों साल से पैरेलल चल रहा है। हजारों साल हम सबका सम्मान करते हैं, हम आयुर्वेद का भी सम्मान करते हैं, तो हमें एलोपैथी का भी सम्मान करना चाहिए। और एक दूसरे का जब तक हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे इस देश में तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई अपील करना चाहेंगे आर्टिकल 19 के दर्शकों से, सरकार से, जो लोग कोविड से लड़कर बाहर निकले हैं उनसे, उनका बिहेवियर कैसा हो, वो मेडिकल साइंस को लेकर कैसे अपने व्यवहार में बदलाव लाएं? जो मेडिकल साइंस है वो हमेशा एवर चेंजिंग ब्रांच है, और साइंस पे विश्वास करना होगा। सभी देश जो भी अभी तक कोरोना से जो मुक्ति की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो या तो वैक्सीन के जरिए बढ़ रहे हैं, या वो अच्छे बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के कारण कोरोना पे कंट्रोल हो रहा है। तो हम साइंस का सम्मान करें, और डॉक्टर चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो, सबका सम्मान करें, और समाज में भाईचारा बना रहे, समाज में कटुता ना फैले। और इसके साथ साथ ही अब ये डिफ़िकल्ट टाइम है, बहुत टफ टाइम है देश के लिए, तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कोविड की जो गाइडलाइंस उसको फॉलो कीजिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। डॉक्टर साहब, आप कोविड पेशेंट्स को तो देख ही रहे हैं, बाकी का ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है और कैसे अचीव किया, क्या अचीवमेंट है? देखिए, जब से कोरोना शुरू हुआ लास्ट ईयर से अभी तक 14,000 पेशेंट, 14,000 पेशेंट यहाँ से ठीक होके घर जा चुके हैं। उनमें आप भी एक हैं। और मैं तो कह रहा हूँ मौत के मुंह से निकल कर गया हूँ। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो कोरोना पॉजिटिव माताएं हैं उनमें 324 नॉर्मल डिलीवरी और 270 सिजेरियन सेक्शन, यानी कि 600 के लगभग हमें कोरोना पॉजिटिव माताओं में यहाँ डिलीवरी हो चुकी है। कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव माताओं को यहाँ पे डिलीवरी हुई है, हाईएस्ट है सिंगल हॉस्पिटल में। इसके साथ साथ ही हमारे पास 2400 डायलिसिस यहाँ पे हुए हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे, और ठीक होके जो सिंगल हॉस्पिटल के जो डाटा हैं वो सबसे अधिक है यहाँ के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो क्यूरियोसिटी और जो बहुत लोग जानना चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं 600 डिलीवरी हुई, उनमें से कितने बच्चे पॉजिटिव थे? उनमें जब लास्ट ईयर एक बच्चा पॉजिटिव आया था, इस बार 2 बच्चे, टोटल 3 बच्चे जो गर्भवती महिलाओं से जो बच्चे न्यूबॉर्न थे उनमें अभी तक 3 हमारे पास हुए हैं पॉजिटिव। ये कितना बड़ा डॉक्टर अगर कह रहा है कि भाईचारा बनाए रखिए, आपस में लड़ाई मत कीजिए, हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं तमाम मतभेदों के बावजूद, डॉक्टरों की इज्जत कीजिए, और सबसे बड़ी अपील जो उन्होंने की है कि वैज्ञानिक चेतना अपने भीतर पैदा करिए। इसी के
साथ देश आगे बढ़ सकता है, हम और आप बच सकते हैं और इसके बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कहूँगा कि आपने जो लाजवाब काम किया है वो बाकी अस्पतालों के डायरेक्टर्स के लिए, उनके संचालकों के लिए एक प्रेरणा की तरह है कि कैसे कम संसाधन में भी एक अच्छी शुरुआत करके लोगों को साथ लेकर, सरकार को साथ लेकर एक उदाहरण खड़ा किया जा सकता है। आर्टिकल 19 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड अगेन आई विश यू ए वेरी रैपिड रिकवरी बिकॉज यू हैव लॉस्ट वेट आल्सो एंड आई विश कि जल्दी से जल्दी हम पूरे देश में कोरोना से हमें मुक्ति मिले और सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है।